नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिसकी कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। बात हो रही है गोवा की मुक्ति की। आज हम बिल्कुल गहराई से समझेंगे कि कैसे एक विदेशी ताकत को भारत के पश्चिमी तट से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया गया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 451। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो साल हैं जितने समय तक भारतीय उपमहाद्वीप के एक हिस्से पर पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन ने अपना कब्जा जमाए रखा। 450 से भी ज्यादा सालों तक एक विदेशी ताकत का राज। और अब इस नंबर को देखिए, सिर्फ 36। सोचिए, 450 साल से ज्यादा पुराना एक विशाल साम्राज्य और उसे पूरी तरह से उखाड़ फेंकने में भारतीय सशस्त्र बलों को लगे महज 36 घंटे। बिल्कुल अचूक और बिजली की तरह तेज। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस 541 साल की औपनिवेशिक पकड़ के बारे में। हम सब जानते हैं कि 1947 में भारत आजाद हो गया था, लेकिन पश्चिमी तट पर बसा वो खूबसूरत सा गोवा तब भी आजाद नहीं था। पुर्तगाली किसी भी हाल में उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। इस टाइमलाइन को देखें तो कहानी 1510 में शुरू होती है, जब पुर्तगाली पहली बार वहां आए। फिर 1946 में डॉक्टर लोहिया के आंदोलन से आज़ादी की पहली बड़ी चिंगारी भड़की और आखिरकार पूरे देश को 1947 में आज़ादी मिलने के बावजूद गोवा का इंतजार 1961 के ऑपरेशन विजय तक जारी रहा। अब जरा पीछे चलते हैं और बात करते हैं डॉक्टर लोहिया की आज़ादी की चिंगारी की। मिलिट्री एक्शन तो बहुत बाद में हुआ। असल में आज़ादी की नींव तो आम लोगों के नागरिक प्रतिरोध ने ही रख दी थी। जून 1946 की इस घटना को ही ले लीजिए। मूसलाधार बारिश हो रही थी, सामने पुर्तगाली मशीन गनें तनी हुई थीं और प्रशासक मिरांडा ने सीधे समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सीने पर पिस्तौल तान दी। पर क्या वो डरे? बिल्कुल नहीं। बिना एक कदम पीछे हटाए उन्होंने 5 सदियों में पहली बार आज़ादी की वो दहाड़ लगाई जिसने पुर्तगाली हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इसके बाद हालात लगातार बिगड़ते गए। 1955 तक आते आते भारत ने कूटनीतिक दबाव बनाते हुए गोवा की आर्थिक नाकेबंदी कर दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू चाहते थे कि मसला शांति से सुलझ जाए, लेकिन नवंबर 1961 में पुर्तगाली सैनिकों ने हद पार कर दी और निहत्थे भारतीय मछुआरों पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक मछुआरे की जान चली गई। इस उकसावे के बाद प्रधानमंत्री नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन की एक आपातकालीन बैठक हुई और आखिरकार तय हुआ कि अब शांति के प्रयासों का समय खत्म हो चुका है। सैन्य कार्रवाई को मंजूरी दे दी गई। यहीं से शुरू होता है त्रिसेवा सैन्य हमला, यानी तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन। ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे भारत के इस पहले जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच कमाल का तालमेल था। वायुसेना ने तुरंत दाबोलिम हवाई अड्डे और वायरलेस स्टेशन को तबाह कर दिया ताकि बाहरी संपर्क कट जाए। नौसेना ने समंदर से मोर्चा संभाला और उधर जमीन से थल सेना के 30,000 जवानों ने उत्तर और पूर्व से आगे बढ़ते हुए गोवा को चारों तरफ से घेर लिया। एकदम परफेक्ट प्लानिंग। या ऑपरेशन चटनी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ऑपरेशन विजय के मेन अटैक से ठीक पहले नौसेना ने 1 दिसंबर 1961 को यह मिशन शुरू किया था। वजह क्या थी? पुर्तगाल उस वक्त नाटो का सदस्य था, तो यह डर था कि कहीं समंदर के रास्ते कोई बाहरी मदद ना आ जाए। इस स्ट्रैटेजिक मिशन ने पक्का किया कि समंदर की तरफ से पुर्तगालियों की हर मदद और हर रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन युद्ध में जैसा सोचा जाए हमेशा वैसा नहीं होता। अंशद्वीप द्वीप पर पुर्तगालियों ने एक बहुत बड़ा धोखा किया। पहले तो उन्होंने सरेंडर करने का सफेद झंडा दिखा दिया और जैसे ही भारतीय नौसैनिक वहां उतरे उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इस दर्दनाक धोखे में भारत ने अपने कुछ वीर सैनिकों को खोया, लेकिन ये एक बड़ा सबक था। आखिरकार सेना ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की और उस द्वीप को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया। अब गोवा बंदरगाह के अंदर जो नौसैनिक महासंग्राम हुआ वो तो और भी तेज था। 18 दिसंबर को आईएनएस बेतवा और आईएनएस कावेरी का सामना एक पुर्तगाली युद्धपोत से हो गया। यह आमने सामने की गोलाबारी आधे घंटे से भी कम चली। भारतीय जहाजों ने इतने सटीक निशाने लगाए कि पुर्तगाली जहाज में आग लग गई और उसे हार मानकर सफेद झंडा फहराना ही पड़ा। सोचिए, समुद्री रक्षा महज 30 मिनट में चकनाचूर हो गई। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प काव्यात्मक विडंबना देखिए। जिस पुर्तगाली युद्धपोत ने हार मानी उसका नाम था अल्फोंसो डी अल्बुक्योर्क। ये बिल्कुल वही नाम है जिस शख्स ने 1510 में इस पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखी थी। 451 साल बाद बिल्कुल उसी के नाम वाले युद्धपोत को सफेद झंडा फहराना पड़ा। इतिहास वाकई खुद को कैसे दोहराता है। जीत का पैमाना कितना बड़ा था ये इस नंबर से समझ आता है, 4669। इतने पुर्तगाली सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया और सबसे अच्छी बात यह रही कि दोनों ही तरफ कैजुअल्टीज बहुत कम हुई। ये एक विशाल और बहुत ही निर्णायक विजय थी। अब ग्राउंड जीरो से हटकर जरा वैश्विक कूटनीतिक बिसात पर नजर डालते हैं। संयुक्त राष्ट्र के कूटनीतिक वॉर रूम में दुनिया के बड़े देश साफ तौर पर 2 गुटों में बढ़ गए थे। एक तरफ अमेरिका, यूके, फ्रांस और चीन जैसे देश थे जो पुर्तगाल का समर्थन कर रहे थे और भारत से अपनी सेना वापस बुलाने की मांग कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर सोवियत संघ, लाइबेरिया, यूएआर और श्रीलंका जैसे देश भारत के कदम को सही ठहराते हुए उसके साथ मजबूती से खड़े थे। जब पश्चिमी देशों ने यूएन में भारत के खिलाफ प्रस्ताव रखा, तब सोवियत संघ ने कूटनीतिक ढाल का काम किया। उन्होंने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को ही रोक दिया।
ये तर्क दिया गया कि भूगोल और इतिहास के हिसाब से गोवा हमेशा से भारत का हिस्सा था। इस वीटो ने इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन को एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल शील्ड दे दी। अब आते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, अंतिम आत्मसमर्पण। 19 दिसंबर 1961 शाम के ठीक 6 बजे पुर्तगाली गवर्नर जनरल वासालो ए सिल्वा ने सरेंडर के डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए और बस उसी एक पल में 451 साल पुराने औपनिवेशिक शासन का हमेशा के लिए अंत हो गया। गोवा वापस भारतीय उपमहाद्वीप का अटूट हिस्सा बन गया। चलते चलते एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। वो ऐतिहासिक पुर्तगाली युद्धपोत अल्फोंसो जी अल्बुकर्क, जिसे हमने हराया था, उसे बाद में कबाड़ में बेच दिया गया था। तो क्या 451 साल पुराने साम्राज्य के पतन के इतने बड़े प्रतीक को, इतिहास की इस गवाही को एक स्थायी म्यूजियम के तौर पर सुरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए था? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने इतिहास और धरोहर को कैसे सहेजते हैं। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इतिहास के इन पन्नों को हमारे साथ पलटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।